समस्थानिक का मतलब ये था कि जिसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर जो था वो क्या था, सेम था, तो उसको आइसोटोप्स कहे थे। यहां है आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार का मतलब क्या होता है, भार, और आइसो का मतलब क्या होता है, समान, यानी जिसका क्या समान हो, मास नंबर समान हो, एटॉमिक मास समान हो और एटॉमिक नंबर जो हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसको कहा जाता है समभारिक, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में जैसे कार्बन है, एटॉमिक मास कितना होता है, 14, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना होता है, 14, तो क्या कहिएगा कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स हैं। दूसरा है आर्गन, एटॉमिक नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 40, दोनों का एटॉमिक मास दोनों का 40 और एटॉमिक दोनों का 18 और 20 डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आर्गन और कैल्शियम समभारिक कहलाएंगे, ठीक है। इसमें डैश देकर के लिखिएगा समभारिक में। वैसे तत्व, समभारिक हेडिंग बना लीजिए, उसमें लिखिएगा वैसे तत्व, रुकेंगे तो आप लोग रुका के रख लेते हैं इसलिए जल्दी लिखिए। वैसे तत्व जिन पर परमाणु द्रव्यमान समान होता है, वैसे तत्व जिन पर परमाणु द्रव्यमान समान होता है, जबकि उनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। एग्जाम्पल में ये दोनों लिख लीजिए, दो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, कार्बन और नाइट्रोजन, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए आर्गन और कैल्शियम। दो नहीं, मेन दो ही समझता नहीं, कार्बन 12 और कार्बन 14। वो जो बुक में दे रहा है ना, वो कोल, डायमंड और ग्रेफाइट, ये तीन दे रहा है, ठीक है। कार्बन का 3 समस्थानिक जो दे रहा है वो कोयला, ग्रेफाइट और डायमंड, ये 3 को दे रहा है। हो गया, चलिए उसके बाद लिखिएगा हेडिंग आइसो न्यूट्रॉनिक। अगला हेडिंग लिखिएगा आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, लिखिएगा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक हो गया। इसमें सम न्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, समान होंगे। तो इसमें डैश देकर के लिखेंगे वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, यानी न्यूट्रॉन एक बराबर होंगे, क्लियर। अब इसमें एग्जांपल्स में देख लो, पहला एग्जांपल यहां पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का जो दो आइसोटोप हम लोगों ने देखा था, कार्बन 12 और कार्बन 14, इसमें अगर आप निकालिएगा तो देखिए न्यूट्रॉन सबका क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। देखो यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो 14 में से 6 घटेगा, कितना होगा 8, और 16 में से 8 घटेगा तो 8। तो क्या कह सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे का आइसो न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। यहां देखिए फॉस्फोरस है और सल्फर है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, एटॉमिक नंबर 15, इसका 32 और 16, तो क्या किया गया, 31 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, 32 से 16 घटाएंगे तो 16, यानी फॉस्फोरस और सल्फर दोनों का क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। वैसे ही ट्राइटियम है, यहां पर हीलियम है, तो ट्राइटियम का एटॉमिक मास कितना 3, एटॉमिक नंबर कितना 1, तो 3 में से घटाएं 2, हीलियम का 4 और 2 तो 2 हो जाएगा, यानी ट्राइटियम और हीलियम ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक है, क्लियर है। तो ये 3 एग्जांपल लिख लीजिए।
क्या याद करना है? 4। अब देखो आइसोटोप्स, ठीक है, तो आइसोटोप्स जैसे ही मिला, बार से याद कर लो क्या? भार। बार को याद कर लो, भार, ठीक है, यानी भार, बार मतलब भार, और टोप्स का मतलब याद कर लो संख्या। तो जिसका परमाणु संख्या बराबर हो वो क्या कहलाएगा? आइसोटोप्स। और जिसका भार बराबर होगा वो आइसोबार। इसका हिंदी है समभारिक, माने भार बराबर, और इसका समस्थानिक यानी संख्या बराबर, ठीक है। और ये तो देख कहीं सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, आइसो बार, बार माने भार, तो याद रहेगा। चलिए हो गया, अच्छा लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। आइसो न्यूट्रॉन को आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स भी कहते हैं, ध्यान देंगे। आइसो न्यूट्रॉनिक जो है ना, इसका एक और नाम आइसोटोन्स भी है। तो आइसोटोन्स भी लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वही बता रहा है, आइसो न्यूट्रॉनिक है। चलो, तो आइसोटोप्स मतलब संख्या बराबर, आइसोबार्स मतलब भार बराबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और एग्जाम्पल याद रखना है एकदम बढ़िया से। और 30 तक पीरियोडिक टेबल हम सभी से कल सुनेंगे, इसलिए हाँ 30 तक। वो कैसे याद कर रहे हैं वो आप जानिए, ज्यादा नहीं, 30 तक कल सुना दीजिएगा, 20 तक नहीं, 30 तक, उतना कंपलसरी है याद करना, कोई ट्रिक नहीं है उसका। और ट्रिक है भी तो उससे याद मत करो, डायरेक्ट 30 तक याद करो। हर चीज ट्रिक पर मत जाइए, ठीक है, हर चीज ट्रिक पर जाइएगा तो ट्रिक परीक्षा में काम नहीं देता है, तो ट्रिकी चीज नहीं देखिए। चलिए देखिए अगला है, क्या है? ऑर्बिट या सेल। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट उसे कहते हैं जिसमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस ऑर्बिट के बारे में या सेल के बारे में, जिसे हिंदी में कक्षा कहा जाता है, इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? नील्स बोर, ठीक है। पिछला भी दिन बताए थे, मान लो या कोई आपके पास एक एलिमेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स किसमें घूम रहा है? ऑर्बिट्स में। किसमें घूम रहा है? ऑर्बिट्स में, कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। और इसी के बारे में बताया किसने? नील्स बोर ने। और कक्षा की संख्या भरने के लिए कौन सा फॉर्मूला दिया था? 2n², जिसके आधार पर 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉनों को भरा गया था, ठीक है। अब जितना ये कक्षा है, इन सब कक्षा का अपना उप कक्षा होता है, मतलब जितना ये ऑर्बिट्स है, इन सब ऑर्बिट्स का अपना एक सब ऑर्बिट होता है, जिसको उप कक्षा कहते हैं, ठीक है। और इस उप कक्षा के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक जो था वो था सोमरफेल्ड। कौन सा वैज्ञानिक बताया था? सोमरफेल्ड। तो अगर हम आपसे पूछे कि कक्षा की जानकारी देने वाला नील्स बोर, उप कक्षा की जानकारी देने वाला सोमरफेल्ड, कक्षा को किससे दिखाते हैं? KLMN से, और उप कक्षा को S, P, D और F से दर्शाते हैं, ठीक है। और इस उप कक्षा की जरूरत पड़ती है हम लोगों को किसी भी तत्व का विद्युत विन्यास निकालने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। अब ये जो उप कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने का फॉर्मूला है, जो होता है 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है और 14। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P पर, D पर 10, F पर 14, यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है? हर ऑर्बिट में बढ़ते रहता है। इसके बारे में आगे लिखाते हैं, ठीक है।
पहले ये लिखिए, हेडिंग बनाइएगा ऑर्बिट और सेल, कक्षा और उपकक्षा, क्या वो वाला, उसको फिर लिखाएंगे हम, लैंग्वेज में लिखाएंगे प्रॉपर। ऐसे लिखिएगा तो नोट्स आपका गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बढ़िया से लिखिए, जो जैसे लिखा रहे हैं। कक्षा या उपकक्षा हो गया, कक्षा लिखिएगा हेडिंग ऑर्बिट, कक्षा, इसमें डैश देकर के लिखिएगा नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसे कक्षा कहते हैं, उसे कक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, कक्षा के बारे में, कक्षा के बारे में सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया था। कक्षा के बारे में सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया था, जिसे KLMN द्वारा, जिसे KLMN द्वारा, जिसे KLMN द्वारा दर्शाते हैं, जिसे KLMN द्वारा दर्शाते हैं। हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2n², बॉक्स में लिख लीजिएगा, 2n² का नियम है, 2n² का नियम है, ठीक है। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किससे भरेंगे, 2n² से। अब देखो ये वाला जो बनाया हुआ है, तो ये दिखा रहा है आपको कि न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर यह घनावेशित है, ठीक है। अब ये ऑर्बिट्स है KLMN, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किस ऑर्बिट में होगी, n में, सबसे कम ऑर्बिट एनर्जी k में, ठीक है। ये बात किसने बताया था, नील्स बोर ने, किसके मॉडल को गलत साबित करके, तो मैक्सवेल के, ठीक है, मैक्सवेल के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित करके बताया था। चलिए कोई दिक्कत इसमें, आवश्यकता तो नहीं है, बना लीजिए, कॉपी भरा भरा रहेगा तो सुंदर दिखेगा। आज इसको खत्म करेंगे, बहुत दिन से चल रही चैप्टर।
हो गया। अब ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, याद है? 2k पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2, l पर 8, m पर 18, n पर 32, कोई जरूरत नहीं लिखने का। चलिए उसके बाद हेडिंग बनाइएगा सब ऑर्बिट और सब सेल। हिंदी में कहते हैं इसको उपकक्षा। उपकक्षा, सब ऑर्बिट और सब सेल, उपकक्षा। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, प्रत्येक कक्षा की अपनी उपकक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी उपकक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा की अपनी उपकक्षा होती है। यह बात सोमरफेल्ड, लिखा हुआ है यहां बोर्ड पे, सोमरफेल्ड, SOMMERFELD, सोमरफेल्ड, यह बात सोमरफेल्ड ने बताया। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे SPDF, सब स्मॉल लेटर में लिखिएगा, SPDF द्वारा दर्शाते हैं। इसे SPDF द्वारा दर्शाते हैं। SPDF द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये लिख लो, ये भूल जाइएगा कहीं। इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, बस याद रखना है, पहला में 2 गो और आगे फिर 4-4 बढ़ते रहेगा। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। चलिए हो गया SPDF। चलिए ये देखो ऑर्बिट और सेल में है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखिए एक नियम है, जिस नियम का नाम है ऑफबाउ नियम। इसको पहले समझ लो क्या है। ऑफबाउ जो है ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। ऑफबाउ, यहाँ डबल एल नहीं, इसको हम लोग बचपन में ऑफबाउ नहीं पढ़ने आता तो आउ बाउ पढ़ते थे है क्या ही ऑफबाउ। तो ऑफबाउ जो है ये एक जर्मन का शब्द है, ठीक है, जर्मन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, किसी चीज को बनाने को जर्मन में कहते हैं ऑफबाउ, ठीक है। तो ऑफबाउ नियम का मतलब क्या हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ, रचना करना, मतलब किसी चीज को बनाना। ऑफबाउ नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी तत्व का विद्युत विन्यास निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। अब कैसे निकाला जाता है वो हम बताएंगे। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उसके लिए प्रयोग करा जाता है ऑफबाउ नियम का। ऑफबाउ नियम हम लोगों को बताता है कि कोई एलिमेंट है, उसके बाहर में कौन कौन से ऑर्बिट आएंगे और उन ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरते चलना है। ये कौन बताता है? ऑफबाउ नियम, ठीक है। अब ऑफबाउ नियम का 2 अपवाद है, 2 एक्सेप्शन है। वो अपवाद यहाँ 2 बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है कि उपकक्षा जो डी होती है, सब ऑर्बिट अभी डी हम लोग पढ़े ना, SPDF। तो जो डी उपकक्षा होती है उस डी उपकक्षा में कभी भी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा जाता है, ठीक है। जबकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? S, P, D और F। तो S में मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो कई बार ऐसा स्थिति आ जाता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 8 इलेक्ट्रॉन बचा। मान लो 5 लोग बैठ के पंगत में खा रहे हैं और टोटल पूरी की संख्या आपके पास 22 है।
तो 4 गो को अगर आपने दे दिया कितना, 4-4 पूड़ी दे दिया, तो लास्ट में क्या गो बचा, 2 गो, तो एक को तो 2 पूड़ी देना पड़ेगा। तो जो 2 पूड़ी देना पड़ेगा तो बेचारा छटपटाने लगेगा कि 2 पूड़ी में हम नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाकी लोग अपना एक एक पूड़ी उसको क्या करेंगे, शेयर करके देंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर भी होता है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि डी उपकक्षा के पास केवल 4 और 9 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो अनस्टेबल वो नहीं रहे, इसके लिए उदारवादी प्रवृत्ति का एक सब ऑर्बिट है जिसको एस कहते हैं, वो अपना एक पूड़ी माने एगो इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देता है, डी को। और डी पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5 या 10 हो जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दूसरा एक एक्सेप्शन है आपका एफ सब ऑर्बिट। तो एफ सब ऑर्बिट जो होगा उसमें कभी भी 6 या 13, देखो एफ पर मैक्सिमम कितना रह सकता है, 14, 14 से ज्यादा कभी नहीं, 14 से कम रह सकता है, 14 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो एफ पर कई बार स्थिति आ जाती है कि उसके पास 6 या 13 इलेक्ट्रॉन रखने का नौबत आ जाता है, तो उस समय भी उदारवादी नेचर कौन दिखाएगा, एस। और अपना एक इलेक्ट्रॉन, भय बेचारे के पास 2 गो, लेकिन देने में संकोच नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको स्टेबल कर देता है, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7 या 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या कर देता है, पूरा कर देता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी देर में समझते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हेडिंग बनाइएगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, नहीं डी नहीं देगा, हेडिंग बनाइएगा ऑफ बाउ, AUFBAU, AUFBAU, ऑफ बाउ प्रिंसिपल माने ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ नियम। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह एक जर्मन शब्द है, यह एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है जिसका मतलब निर्माण करना होता है, निर्माण करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी तत्व का इस नियम के अनुसार किसी तत्व का विद्युत विन्यास, किसी तत्व का विद्युत विन्यास निकाला जाता है, विद्युत विन्यास निकाला जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, डी उपकक्षा में, अगला पॉइंट है डी उपकक्षा में कभी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन, डी उपकक्षा में कभी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, कॉमा एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को देकर, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को देकर उसमें 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देता है, डी को देकर 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, एफ उपकक्षा में कभी भी 6 या 13, एफ उपकक्षा में कभी भी 6 या 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, कॉमा एस अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर एफ उपकक्षा में 7 या 14 इलेक्ट्रॉन
7 या 14 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है, पूरा कर देता है, पूरा कर देता है। हो गया। अब देखो यही ऑफ बाउ नियम है, ठीक है। इसमें देखो पहला कौन सा कक्षा है, एस, दूसरा कौन सा है, पी, फिर क्या है, डी, फिर क्या है, एफ। घर में जो राजमिस्त्री लोग होता है वो ईंट से जो मकान बनाता है तो उसको ईंट सजाते देखे हैं। एक ईंट ऐसे रखेगा, फिर एक ईंट ऐसे रखेगा, फिर एक ईंट ऐसे रखेगा, यानी एक एक ईंट क्या करता है, कम करता है ताकि घर का डिजाइन क्या बन सके, बढ़िया। देखिए ना, एक ऐसे रखता है, फिर एक ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऐसे ऊपर करता है। इसी को ऑफ बाउ कहा जाता है। ऑफ बाउ में जब हम लोग ऑर्बिट्स को भरते हैं तो यहाँ पर 1s से शुरू होकर 7s तक है, इसके आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब p जो होगा तो p में इलेक्ट्रॉन एक नीचे चले जाएंगे, यानी यहाँ 1p से नहीं, कौन p से शुरू होगा, 2p से। फिर यहाँ d कहां से, 3d से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। और फिर f कहां से शुरू होगा, 4f से। यानी एक एक क्या होते चला गया है, घटते चला गया है। तो यदि हम आपसे पूछें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस उपकक्षा में भरा जाएगा तो क्या कहेंगे, s नहीं 1s में। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2s में। तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा 3s, पांचवा छठा, उसके बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s। इस तरह से फिर उसके बाद आपका 4d 5p 6s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में एक समझना, मान लो यहां पर हम कहें आपसे कि बताओ बच्चा क्लोरीन 17, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है क्लोरीन 17 का विद्युत विन्यास, ठीक है। विद्युत विन्यास कभी भी निकालेंगे तो एटॉमिक मास से नहीं निकालते, एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, याद रहेगा, एटॉमिक नंबर से निकालेंगे। तो गांव में कभी पात में बैठ के खाए हैं आप, जमीन पर पत्तल मिल गया बैठ के खाए हैं। तो जो पूड़ी चलाने वाला होता है उसे बहुत एक्सपर्ट होता है, एकदम दूधू को पूड़ी हेलीकॉप्टर स्पीड में फेंकते हुए चलेगा सबके पत्तल में। पहले पत्तल बिछाएगा, आप यहाँ बैठे हुए हैं, पत्तल आपसे 2 कदम आगे गिरेगा, ठीक है। वह पूड़ी फेंकेगा, उसको देखिएगा कैसे फेंकता है। तो पहले क्या चलाया जाता है, पत्तल, पत्तल पर क्या दिया जाता है, पूड़ी। तो ये सब जो है ये क्या है, पत्तल है, क्या है, पत्तल है। और इस पत्तल पर इलेक्ट्रॉन को भरना मतलब पूड़ी चलाना। S है, P है, D है और F है। अभी लिखना नहीं, समझ लो। S का औकात कै गो पूड़ी खाने का है, 2 से ज्यादा खिला दीजिएगा पेट भड़क जाएगा इसका, ये 2 को पचाएगा। D का औकात कितना है, 6, D का 10, F का इससे ज्यादा पूड़ी नहीं खाएगा, इससे कम खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खाएगा। अब आ जाओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा इस D पर कभी भी 4 या 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और F पर कभी भी 6 या 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यह भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो पत्तल बिछाना पड़ेगा, तब ना पूरी देंगे। तो पहला पत्तल कौन है, बोलो, 1s पहला पत्तल है। दूसरा पत्तल कौन है, तीसरा पत्तल कौन है, चौथा पत्तल, पांचवा पत्तल, छठा पत्तल 4s। अब पहले इतना पूड़ी डाल देते हैं, टोटल पूड़ी की संख्या आपके पास 17। s कै को खाएगा, फिर s कै को खाएगा, p कै को खाएगा, s कै को खाएगा, p कै को खाएगा। देखो कै को पूड़ी खर्च हो गया आपका, 4 10 हो गया, 2 12, बच क्या हो रहा है 5। तो p को कै को पूड़ी देंगे, 5 ही ना देंगे, खा सकता है 6, लेकिन बचा आपके पास कितना है, 5 को। तो 5 को इसको दे देंगे, फिर अनसेचुरेटेड होकर गरियाते उठ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लो है कैल्शियम 20, ठीक है। अब इसका पूछे तो पहले क्या बिछाइएगा, पत्तल, तो पत्तल बिछाइए फटाफट। पहला पत्तल बोलो 1s, दूसरा, उसके बाद 3p के बाद 4s, फिर 3d। बस बहुत हो गया उतना, 4s हो गया ना। हाँ, 4s के बाद आपका कौन सा, ठीक है, इतना में हो जाएगा। 4s तक में ही काम चल जाना चाहिए। देखो 1s पर कितना पूड़ी, फिर इस पर, p पर, इस पर,
इस पर 6, क्या वो खर्चा हो गया? 4 10 2 12, 12 6 18, और एस पर क्या को देंगे? पूरी क्या को दे देंगे? बोलो, 2 को दे देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसे ही निकालते हैं। अब पहले इसको लिख लीजिए, ये वाला जो ऑफ बाउ पहले केवल लिखिए, बाद में वो एग्जांपल करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन किस बॉक्स में क्या है पहले भरेगा वो लिख लीजिए। एरो बाद में दीजिएगा, पहले लिख लीजिए सारे नंबर्स, ठीक है? उसके बाद एरो देते चलिए, और एक एक छोड़ छोड़ के लिखना है, ठीक है? एक ही लाइन में नहीं लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है एकदम वैसे। हो गया? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। ये सब तो आसान आसान है, ठीक है? आसान है ना, इसको छोड़ दें? अच्छा, यहाँ से लिख लो, 2 3 को लिख लो, थोड़ा थोड़ा। ये बेरिलियम बोरोन कार्बन का लिख लो जी, 4 को 3 को ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। यहाँ से लिख लीजिए, पहला, दूसरा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा, ठीक ही होगा। हाँ, 2p1 नहीं होगा, टाइपिंग एरर हो। ये यही ना, बस 1s2 2s2।
हो गया? वन हो गया। चलिए हो गया। अब ये अपने से खुद से बनाइएगा, इसमें से देख के मत छापिएगा, ठीक है? अभी छापिएगा क्यों, अपने से बनाओ। इधर मत देखिएगा, अपने से बताइए। नहीं, ये तो एल्युमिनियम 13, कैल्शियम 20, क्लोरीन 17, और इसमें क्या क्या है? Cr 24, ये 4 बनाइए। बनाइए सब लोग। हो गया? सभी का बन गया? ऐसे कोई जिनका नहीं बना? क्या? तो वो याद करना होगा, वैसे कैसे बैठाइएगा? और बाबू जो नियम आपने बनाया ना, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, वो आपको याद करना पड़ेगा पहले। सबसे पहले 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, वो याद करना पड़ेगा। और वो जब लिख लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन तो याद हो गया, s में 2, फिर p में 6, d में 10, f में 14। समझ गए? हो गया? चलिए मिलाइए। इससे इतना आया है क्या सभी का? यही था ना? जहां गलती होगा बताइएगा। सही है? हाँ, चलिए ठीक था। देखो क्रोमियम में एक्सेप्शन वाला है, ठीक है? तो क्रोमियम में लास्ट में 1s 4s 1 3d 5 सबका है। हाँ, कोई गलती नहीं ना किए हो? हाँ देखिए, वहां पर एक्सेप्शन में लिखा था ना आपने कि डी में कभी भी 4 या 9 नहीं रहेगा। तो डी में कितना जा रहा था, यहाँ 4 जा रहा था ना। तो एस अपना क्या किया है, एक डी को दे दिया है, और एस पर हो गया है 1, डी पर हो गया है 5। तो ये अपवाद वाला एक्सेप्शन वाला है। दूसरा यहाँ कॉपर का है, तो कॉपर का बनाए थे,
अभी बनाए हैं, कॉपर का बनाइए, कॉपर 29 का बना लीजिए, वो भी एक्सेप्शन क्लियर हो जाए, दोनों आपके एक्सेप्शन। कॉपर 29, Cu 29 खुद से बनाइएगा, इसमें बिना देखे हुए। कॉपर 29 हो गया। थ्री डी 10, उसके बाद 4s1। लिख लिए? नहीं लिखे अभी तक? लिख लिए ना? देखिए लास्ट में आया है 4s1 3d10। हाँ, ये भी यहां पर लास्ट में 3d पर 9 जा रहा था तो अनस्टेबल हो जाता, तो s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे दिया है। बस वो दो अपवाद याद रखना है बढ़िया से। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आता, इस तरह का प्रश्न पूछता है एसएससी और रेलवे, बीपीएससी आज तक नहीं पूछा है, लेकिन अब टीचर वाला है तो कहीं आ जाए, कोई गारंटी इसका नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में आपसे किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है? कैल्शियम का। तो जब कभी भी ये परसेंटेज पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ एटॉमिक नंबर को नहीं, एटॉमिक मास को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जिसकी मात्रा पूछी जा रही है कैल्शियम की, किसमें पूछा जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में गुना कर दिए किससे? 100 से। तो यहां पर कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कैल्शियम जो होता है वो 20-40 होता है ना, तो एटॉमिक मास कैल्शियम का 40। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो यहां क्या है? कैल्शियम, तो फिर एटॉमिक मास 40। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना, तो 16 में एटॉम यहां पर कितना है? 3, तो 16 गुणा 3 हो गया है इंटू 100। तो इसको 40 और इसको गुणा भाग करिएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40% कर लो। हाँ, तो 40 बटे और ये कितना हो जा रहा है? 100 इंटू 100, यानी परसेंटेज कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एटॉमिक मास थोड़ा बहुत पता रहेगा तो इस तरह का प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। एक एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। हाँ, एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास हमेशा डबल होता है या एक ज्यादा होता है। जैसे कैल्शियम का क्या है? 20 और 40, ठीक है। और वहीं क्लोरीन का देखो 17 और 35 मान के चलो, मोटा मोटी 17 और 35 हो जाता है, तो एक ज्यादा हो गया वहां। जोड़ घटाव का साइन आप लोग दे ही नहीं रहे, कॉमा दे रहे हैं जी। कॉमा देना है वहां, कॉमा देते हुए लिख रहे हैं। यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या होगा? गुण, यहाँ क्या होगा? गुण, यहाँ क्या होगा? गुण। दूसरा एग्जाम्पल मान लो पूछा जाए ये, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ही है, परसेंटेज किसका पूछ दिया? कार्बन का। तो देखो ऊपर में क्या कार्बन होगा ना,
यहाँ क्या होगा C, ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट में गुणा 100, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 16 तिया 48 सीधा कर दिया गया है गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 12%। हाँ तो हाँ 12% हो जाएगा। तो किसी का भी परसेंटेज पूछे इस तरह से आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे देते हैं अभी बनाने के लिए। अच्छा देते हैं, ये बना लीजिए फिर दे देते हैं। उतना ही नहीं आएगा, अलग भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। पीछे लग रहा है कुछ लोगों का थायरॉक्सिन लेवल का बढ़ा गया है, हैशिमैटो डिजीज हो गया है। टेम्परामेंट ग्लैंड किसे कहते हैं? बताया था ना हमने, टेम्परामेंट ग्लैंड किसे कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। तो क्यों कहते हैं उसको टेम्परामेंट? बैठे बैठे व्यक्ति क्या करने लगता है? रोने लगता है, सोने नहीं लगता है, बैठे बैठे रोने लगता है, बैठे बैठे हंसने लगता है। तो पीछे कुछ लोग बैठे बैठे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो टेम्परामेंट गड़बड़ चल रहा है। चलो हो गया। अब चलो ये एक एग्जांपल लिखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। देखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा? और यूरिया का फॉर्मूला दिखा देते हैं, लिख लो NH2, या NN लिख दिया है, होगा NH2, ठीक है। हाँ क्या होगा? NH2 CONH2, NH2 CONH2, ठीक है। हो गया। इसमें परसेंटेज किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। निकाल के बताइए। जो नहीं बताएंगे उसको बारिश में खड़ा कराएंगे। अदरा का पानी है, नहाने से खाद खुजली खत्म हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए। बहुत आसान है जी, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, तुरंत बना लोगे। थोड़ा ऊपर करेंगे तो बना ही लीजिएगा, अभी पहले बना लीजिए तब ऊपर करते हैं। अरे लिखो उसको, बनाओ। नाइट्रोजन निकालना है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। उसके बाद हाइड्रोजन है तो लिखा गया है 2, फिर कार्बन है लिखा गया है। हाँ तो वहां पर 2 है तो 14 हो गया। बन गया ना। जिसका नहीं बना उससे कहीं नहीं बनेगा, वो हमको पता है। देखो आंसर आया ना 46.6। देखिए किसका परसेंटेज पूछ रहा है? नाइट्रोजन का। किसमें? यूरिया में, गुणा 100। तो नाइट्रोजन कितना होता है? 14। तो नाइट्रोजन माने N2 रहेगा ना, तो 14 गुना 2 तो कितना हो गया है? 28। यहां नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2, तो प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2, गुणा भाग कर दीजिए, आ जाएगा 46.6%। कहां हाइड्रोजन का 4 होगा? H2 से क्या मतलब है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक ही होता है ना। परमाणु संख्या से नहीं, द्रव्यमान से, परमाणु भार से बना है। कोई दिक्कत कि नहीं को? डबल कर देंगे या डबल से एक ज्यादा होता है? केमिस्ट्री का मतलब अपवाद।
है? कहाँ सीओ दिया है? कोबाल्ट कहाँ से हो जाएगा? दोनों अलग अलग है तो यूरिया में कोबाल्ट आएगा? यूरिया कोबाल्ट से बनता है। और एक यूरिया के बारे में याद रखिएगा, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया। जो यहां एक्सेप्शन एग्जाम्पल लिखे हैं ना, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। एग्जाम में फॉर्मूला दिया रहता है, नहीं धर्मेंद्र जी, नहीं दिया रहता है, ठीक है। पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया, पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। हो गया। मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी अंतःस्रावी क्या होता है जी? अंतःस्रावी को स्रावी लिख रहा है। ग्लैंड का नाम पीनियल ग्रंथि होता है, पीनियल। चलिए, हो गया, कहानी खत्म हो गया तो घरे जाइए। अब ये भी बना लो एगो, अब खत्म हो गया ये चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग है। एक ये बना लो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। इसको छुपा देते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत, कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत, कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत। फॉर्मूला उसका लिख लीजिएगा कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें आपको निकालना है ऑक्सीजन का प्रतिशत। जल्दी बनाइए। हो गया। फोर्टी 41.29 आ रहा है, 41.29 मिला लीजिए, आंसर आएगा 41.29। लिख लिए?
कल आप लोगों का 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन होगा, 20 मिनट में बनाना है। चैप्टर यही केमिस्ट्री का 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं, पदार्थ पढ़ाए थे ना, पहला चैप्टर मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, और दूसरा चैप्टर ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। 60 क्वेश्चन का टेस्ट कल होगा, तो पढ़ लीजिएगा बढ़िया से थ्योरी, और आइएगा 20 मिनट में थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म करेंगे और 20 मिनट का टेस्ट भी होगा। कोई दिक्कत? तो पढ़ करके आइएगा अच्छे से, फिर कल आगे इसके आगे किया जाएगा।